मंत्री 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 जितने भी हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट में बैठे हुए एमपीज हो या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हुए एमएलएज हो, हर कोई चाहता है कि वो मंत्री बने। लेकिन इवन जीत करके आने के बाद में आपकी पार्टी मेजॉरिटी में है, उसके बावजूद भी सभी लोगों को मंत्री नहीं बनाया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस है जो रेस्ट्रिक्ट करती हैं कि एक फिक्स अमाउंट तक ही लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। वो क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में या तो अभी बता दीजिए, और अगर आपको नहीं पता है तो इस सत्र में हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी कि जितना भी मंत्रिमंडल है उसको डिटेल में समझ करके लेंगे। कैसे मंत्री बन सकते हो, कौन आपको अपॉइंट करेगा, कैसे आपको निकालेंगे, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, किचन कैबिनेट क्या है, कैबिनेट कमिटीज क्या है, ये सब कुछ इस सत्र में कवर किया जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद सिंह राजपुरोहित और अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग मेरे साथ में प्रीलिम्स के लिए कवर कर रहे हो पॉलिटी का रिवीजन एकदम डिटेल में, जिसमें अब आपके प्रीलिम्स के लिए वैसे बचे हैं केवल 20 दिन। लेकिन अगेन आप सबको वापस याद दिला दूं, सीसैट मैं रोज आपको बोल रहा हूं, बाद में आकर के आप लोग जो है वो नहीं कहिएगा सर जीएस में तो अच्छा स्कोर आ रहा है, लेकिन इस बार सीसैट में हम लोग डूब जाएंगे। सीसैट पर पूरा फोकस बनाए रखिए, नए मटेरियल ज्यादा उठाने की जरूरत नहीं है, ट्रिपल आर पर फोकस करो, यानी कि रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इसी चीज पर आगे काम करते रहो। तो चलिए, हम लोग पिछले लेक्चर में आप सबको पता होगा कि प्रधानमंत्री के बारे में सीख चुके हैं, प्रधानमंत्री कैसे अपॉइंट होते हैं, उनके क्या क्या पावर्स है, उनके क्या फंक्शन है। उसके पहले हमने प्रेसिडेंट के बारे में सीखा था। अब ये एग्जीक्यूटिव का एक एग्जीक्यूटिव के पार्ट का एक लास्ट सीरीज है। इसके बाद हम लोग पार्लियामेंट की सीरीज जो है वो शुरू करेंगे। तो जो भी हमारे अगले वीडियोस आएंगे उसमें पार्लियामेंट रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है कि एक टर्म जो है वो बड़ा चर्चा में बार बार आता है और लोग इसमें हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है। और वो शब्द है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ठीक है। ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है इसने बड़ी गड़बड़ की हुई है। हमारे जो मंत्री होते हैं ना, इनको दो तीन पार्ट में डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं इनको हम लोग तीन टाइप के मंत्रियों में डिवाइड करते हैं। कुछ जो होते हैं उनको कैबिनेट मिनिस्टर, कुछ जो है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और कुछ जो है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद अटैच मिनिस्ट्री, इस तरीके से कहा जाता है। अब यही जो स्ट्रक्चर है आपके इवन स्टेट पर आता है, और फिर लोगों को लगता है कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब जो है वो एक किसी राज्य का मंत्री है। तो यहां पर फर्क है, राज्य मंत्री और राज्य का मंत्री, ये शब्दों में फर्क है। यहां पे का आने से पूरा ऊपर नीचे ही हो जा रहा है। लोग कंफ्यूज है, कैबिनेट मिनिस्टर क्या है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट क्या है। अच्छा, कैबिनेट मिनिस्टर आप लोग समझे थे, तब तक ये राज्य मंत्री क्या है। अच्छा, राज्य मंत्री, राज्य में भी एक राज्य मंत्री हो सकता है। पूरा कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है और सॉल्यूशन का पता नहीं। तो मैं आप लोगों को अभी इसका सॉल्यूशन जो है वो डिटेल में दूंगा। तो आप लोग जो है इस सेशन में एकदम ढंग से बने रहिए। वापस से दरख्वास्त है आप सबसे कि आए हो तो लाइक कर ही लो, और कमेंट जो है वो करना नहीं भूलना है कि आप आ करके यहाँ पर गए थे, इस वीडियो को देख करके गए थे। मुझे पता तो चले कि प्रीलिम्स के लिए कौन कौन मेरे साथ में रिवाइज कर रहे हैं, ताकि इन्हीं लोगों का प्रीलिम्स भी क्लियर हो, मेंस में आप लोग अपीयर हो, वो भी तो पता चला। एनीवेज, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इनको लेकर के पीवाईक्यू का 2022 का अगर आप लोग ये देखें तो ये वाला सवाल है। तो 2022 में सवाल क्या करती है यूपीएससी? यूपीएससी पूछती है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। लोग कंफ्यूज है, सर कैबिनेट मिनिस्टर क्या होगा, मिनिस्टर ऑफ स्टेट मतलब राज्य का मिनिस्टर है क्या, और इंडिपेंडेंट चार्ज और पता नहीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह क्या है। अच्छा, और जो मैंने आप लोगों से दूसरी बात कही कि द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15%, तो ऐसा कुछ क्राइटेरिया है या नहीं है? तो इस सवाल पर हम वापस से आएंगे, एक बार आगे बढ़ते हैं, सवाल पर वापस से आएंगे कि इसका उत्तर जो है वो सही क्या होना चाहिए। आप सबको पता है कि हमारा सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट है, जिसके अंदर में जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट हम लोग कहेंगे, कैसे तीन जो है वो आपके ऑर्गन्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव में मेन जो है वो प्रेसिडेंट, उनके बाद में प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर के साथ में ही आपको एक और चीज मिलता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका जो है वो इस खेमे में आता है। अब इसके आगे के पार्ट को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो क्या है कि अगर कौन से गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री बनेगी,
ये सब इस चीज पर डिपेंड करता है कि इन 543 में से आप लोगों के कितने सीट आ रहे हैं। अभी आपको पता है कि 18th लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। अब इसमें किसकी मिनिस्ट्री फॉर्म होगी, ये सब कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है कि तुम कितने मेंबर्स इन 543 में से जीत करके आते हो। तो पिछली बार जो 542 पे ही हुए थे, एक पे नहीं हो पाया था, एक किसी की डेथ हो गई थी इसलिए। तो इसमें अगर देखें तो बीजेपी के पास में 303 सीटें आती हैं। तो बीजेपी के पास में जब 303 सीटें आती हैं तो आप सबको पता है कि इसमें से जो भी इनका लीडर इलेक्ट होगा, तो बीजेपी में 303 सीटें हैं, तो अब इनको मौका मिलेगा गवर्नमेंट बनाने के लिए। अब जब गवर्नमेंट बनाने के लिए आप जाओगे तो 303 सीटें हैं, तो इनको लीडर के तौर पर इलेक्ट किया गया। और लीडर के तौर पर जब इन्होंने इनको इलेक्ट किया तो अब प्रेसिडेंट जो है वो इनकी शपथ लेंगे और इनको अपॉइंट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर। एंड लेट मी अगेन टेल यू, कोई मंत्री कैसे बनेगा, तो प्रधानमंत्री जो है जिसका नाम सजेस्ट करेंगे कि भाई ये व्यक्ति जो है वो मेरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में आएगा, ठीक है, तो उनको आप लोग जो है वो लोगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में भी अब जो है वो 3 टाइप के आपके लोग जो है वो आते हैं। तो देखिए ये सब एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। जो अब इसमें सैडली मेरे पास में कोई एक ऐसा फोटो नहीं था जिसमें हमारे नए प्रेसिडेंट जो है वो हो और उनके साथ में पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इस तरीके से बैठा हुआ, वो नहीं था। इसलिए मैं ओल्ड जब 2019 का जो इलेक्शन हुआ था उसके बाद में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपका अपॉइंट जो हुआ था उसका फोटो मैं आप सबके सामने लेकर के आया। लेकिन जैसे हम लोग जो है वो अगर बात करें कि आपके जो दोस्त होते हैं, ठीक है, वो आपको 3 कैटेगरीज में मेजरली होते हैं। मतलब आप अपने दोस्तों को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हो। कुछ होते हैं एकदम आपके जिगरी यार कि यार तुम्हारे बिना तो जिंदगी अधूरी है, ठीक है, कि जय वीरू टाइप में आपके दोस्त होता है कि कुछ भी हुआ उसको फोन गया, भाई कहाँ है, लफड़े में फंसा हूं, आजा, आ गया, और कुछ है। तो ऐसे जो आपके जिगरी दोस्त होते हैं जिनको आप बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, कि BFF, बेस्ट फ्रेंड भी नहीं, बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर, ऐसा टैग जिनके साथ में लगाते हो, उनको हम लोग कहेंगे आपके जिगरी दोस्त। फिर कुछ होते हैं जो आपके स्कूल में आपके साथ में थे, जिगरी नहीं थे लेकिन आप जानते हो एंड उनका नेचर अच्छा है, लेकिन आप उनके सामने उतनी पागलपंतियां नहीं कर सकते जितनी आप इनके साथ में करते थे। ऐसे जो दोस्त हैं उनको आप लोग सोशल फ्रेंड्स कहोगे, सामाजिक मित्र कहोगे, कि हाँ भाई ठीक है, कभी मिले तो एक आध बार तुम्हारे साथ चल लेंगे। कोई ऑफिस का हो सकता है, कोई कॉलेज का हो सकता है, कोई स्कूल का होगा, तो ऐसे मिल लिए तो चल लिए तुम्हारे साथ में, एक आध बार घूम करके आगे। बट तुम भी इंपॉर्टेंट हो क्योंकि तुम्हारे साथ में कभी कभी मैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी करता हूँ। और लास्ट में आते हैं जो लोग कहलाए जाते हैं एक्वाइंटेंसेस, की परिचित है हम आपसे, ओके, हम आपसे परिचित हैं, ठीक है, और जानते हैं, मैं इसको जानता हूं कि हाँ इसका ऐसा है, उसका वैसा है, और कभी मिले तो हाय हेलो आपका आवश्यक होगा। जैसे आपके फ्रेंड्स की कैटेगरीज 3 टाइप की होती है, इसी तरीके से मिनिस्टर्स का भी इंपॉर्टेंस होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अमित शाह का इंपॉर्टेंस नरेंद्र मोदी जी के लिए बहुत ज्यादा होगा, या फिर राजनाथ सिंह जी का इंपॉर्टेंस उनके लिए बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि तुम एक ऐसे एरिया से हो, तुम्हारी खुद की एक पब्लिक है, तुम्हारा खुद का एक हुजूम है। नितिन गडकरी साहब वो खुद के बलबूते पर इलेक्शन जीत करके आ सकते हैं, ऐसे लोग आपको चाहिए होते हैं। तो ऐसे जो लोग जिनकी इंपॉर्टेंस तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा है, ऐसे लोगों को यूजुअली आप लोग क्या बनाओगे, कैबिनेट मिनिस्टर्स, ठीक है, क्या बनाओगे उनको, कैबिनेट मिनिस्टर। तो मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है उनकी कैटेगरीज आप लोगों को बता रहा हूं, कि जब हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खोल करके देखेंगे तो इसमें प्रधानमंत्री बैठे हैं, बट प्रधानमंत्री के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स होंगे उनको हम लोग कहेंगे कि आप जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर बनिए। अमित शाह जैसे व्यक्ति, राजनाथ सिंह जी जैसे व्यक्ति, निर्मला सीतारमन जैसे व्यक्ति, जयशंकर जैसे व्यक्ति, इन सबको आप कैबिनेट मिनिस्टर बनाओ, दैट यू आर वेरी क्लोज टू मी। और आई वांट ऑल्सो मोर एफिशिएंट पीपल जिनके पास में एक्सपीरियंस और यू कैन गेट वर्क डन। फिर आते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, ठीक है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। अब ध्यान रखिए यहां पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब ये नहीं है कि आप राज्य में काम कर रहे हो, आप चीफ मिनिस्टर के अंडर में, ये नहीं है, ये टर्म है मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ये आपका एक टर्म है। इस मिनिस्टर ऑफ स्टेट अगर किसी को बनाए तो मतलब आप लोग थोड़े से सोशल फ्रेंड्स टाइप के लोग हैं, मतलब आप इंपॉर्टेंट हो बट इतने भी नहीं हो, आप इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। लेकिन अमित शाह और अगर हम लोग यहाँ पर जितेंद्र जी की बात करें तो दोनों में थोड़ा फर्क है कि तुम्हारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर इनको भी आप जो है वो खुश करना चाहते हो तो इनको आप बनाओगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपको एक पूरा इंडिपेंडेंट चार्ज जो है वो दिया जाएगा। इंडिपेंडेंट चार्ज का मतलब है कि आप ये मिनिस्ट्री पूरी तरीके से खुद संभालोगे।
मैं इसमें ज्यादा दखल अंदाजी नहीं दूंगा या और कोई व्यक्ति इसके अंदर में दखल अंदाजी नहीं देंगे, तो इसको हम कहेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। और तीसरे टाइप के मिनिस्टर जिनको आप काइंड ऑफ अ जूनियर मिनिस्टर कहोगे, वो होते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद अटैच्ड मिनिस्ट्री। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इनको सिर्फ एमओएस कहा जाता है। इनके आगे जब आप लिखते हो तो इनके आगे आप लोग लिखते हो एमओएस आईसी। एमओएस आईसी का मतलब है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और इनको कहेंगे आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद अटैच्ड मिनिस्ट्री। अब देखिए मैं आपको एग्जांपल बताऊं। अच्छा, अटैच्ड मिनिस्ट्री क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी न किसी कैबिनेट मिनिस्टर को असिस्ट कर रहे होंगे। अब होम मिनिस्ट्री साहब, इतनी बड़ी होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री अकेले अमित शाह जी संभाल सकते हैं? नहीं। फाइनेंस मिनिस्ट्री अकेले संभाल सकते हैं? नहीं। या इसी तरीके से अगर हम लोग देखें कि मिनिस्टर ऑफ पोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो क्या हमारे जो सोनोवाल साहब है, ओके, तो वो अकेले संभाल सकते हैं? नहीं। तो आपने क्या किया, आपने और इनके नीचे जूनियर मिनिस्टर्स को रख लिया। जैसे यहां पर सोनोवाल जी के अंडर में आपने दो जो है वो जूनियर मिनिस्टर रख लिए, एक है श्रीपाद नाइक और एक है शांतनु ठाकुर। अब इनका काम क्या होगा? ये भी मिनिस्टर है क्या? बिल्कुल है। आप लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो बट विद अटैच्ड मिनिस्ट्री हो, आप लोग तीसरे कैटेगरी के हो। तो इनकी कैटेगरी नंबर 1, इनकी कैटेगरी नंबर 2, इनको कैटेगरी नंबर 3। एसी के डब्बों की बात करें तो इनको फर्स्ट ईयर एसी में बिठाएंगे, इनको सेकंड ईयर एसी में बिठाएंगे और इनको थर्ड ईयर एसी में बिठाएंगे। अच्छा, इतना ही नहीं, अब ये थर्ड ईयर एसी वाले फर्स्ट ईयर एसी वालों को रिपोर्ट तक करेंगे। मतलब क्या? मतलब श्रीपाद नाइक एंड शांतनु ठाकुर दे विल रिपोर्ट टू द सबरनाथ सोनोवाल, कि इनको रिपोर्ट करेंगे एंड ही विल रिपोर्ट टू द प्राइम मिनिस्टर। मतलब मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद अटैच्ड मिनिस्ट्री होना, यानी कि सबसे छोटी मिनिस्ट्री आप लोगों को मिली है और आप किसी न किसी के अंडर में काम करोगे, हमेशा ही काम करोगे। ऐसे 3 टाइप के हमारे मिनिस्टर जो होते हैं। तो इन कंक्लूजन अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे क्लासिफाई किया जाता है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को क्लासिफाई करते समय में सबसे पहले हम कहेंगे कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हु इज द हेड ऑफ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फिर आपके जो जिगरी मिनिस्टर्स हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग कहेंगे कैबिनेट मिनिस्टर। अच्छा, आप लोग कभी कभी सुनते होंगे कि आज कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट की मीटिंग हुई मतलब क्या? कैबिनेट की मीटिंग हुई मतलब सिर्फ इतने ही लोग जो है वो आज मीटिंग में गए होंगे जिनको कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद में आप लोग सुनोगे कि कुछ जो है वो होंगे आपके एमओएस, दैट इज मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ठीक है। और तीसरे कैटेगरी के जो लोग होंगे उनको हम कहेंगे एमओएस विद अटैच्ड मिनिस्ट्री, बट यू आर नॉट डायरेक्टली रिपोर्टिंग टू प्राइम मिनिस्टर, रादर तुम्हारा रिपोर्टिंग थोड़ा इस तरीके से जाएगा, आप कैबिनेट मिनिस्टर को यहाँ पर पहले रिपोर्ट करोगे एंड कैबिनेट मिनिस्टर आप जो है कैबिनेट मिनिस्टर जो रिपोर्ट करेंगे ऊपर की तरफ में, तो यू आर द जूनियर मोस्ट मिनिस्टर, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर किसका है? ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है आपके यूनियन का, ध्यान रखिए। मतलब सर यूनियन में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है? बिल्कुल यस। अब जो है वो एक कंफ्यूजन आप लोगों का मैं खत्म करता हूं, और वो ये है कि अगर आप लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इसी तरीके से अगर आप लोग स्टेट लेवल पर जाओ तो स्टेट लेवल पर भी सेम जो है वो सिचुएशन आप लोगों को दिखती है। तो इसमें अगर आप लोग जाओगे तो इसमें चीफ मिनिस्टर आपके क्या है? चीफ मिनिस्टर आपके हेड होंगे। और इसमें भी अगेन आप लोगों को मजेदार बात है कि कैबिनेट मिनिस्टर्स मिलेंगे। तो एक जो सबसे बड़ी गलतफहमी है लोगों की वो ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर मतलब सिर्फ यूनियन में होते हैं और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का मतलब है कि आप राज्य के अंदर में काम करो। ऐसा नहीं है, राज्य में भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, यूनियन में भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, और राज्य में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और राज्य में भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं विद अटैच्ड मिनिस्ट्री। इसका बकायदा मैं आप लोगों को एग्जाम्पल दिखाऊंगा। एग्जाम्पल दिखाने से आप लोगों को बहुत अच्छी एकदम पूरी 100% इसकी क्लैरिटी जो है वो आ जाएगी। तो क्या देखा आपने, क्या सीखा अब तक? तो प्रधानमंत्री है, चीफ मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, इंडिपेंडेंट चार्ज, और इनका ये पूरा ऐसा है और इनका भी पूरा ऐसा कैसा स्ट्रक्चर रहेगा। दे आर मोर इंपॉर्टेंट, उनसे थोड़ा कम इंपॉर्टेंस और उनसे लीस्ट इंपॉर्टेंस। तो इस तरीके से हमारा कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो फॉर्म होता है, ठीक है। ये हो गया। अब आप लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए कैबिनेट मिनिस्टर्स में कौन है। तो अभी की जो गवर्नमेंट है फिलहाल जो चल रही है उसमें अगर हम लोग बात करें तो नरेंद्र मोदी साहब है, राजनाथ सिंह जी है, अमित शाह है, ये सब, निर्मला सीतारमण, नितिन गडकरी, सुब्रमण्यम, जयशंकर, ये सब हमारे कौन है? ये सब अश्विनी वैष्णव, सबरनाथ, मैंने आपको बताया कि खास करके पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज इनके मिनिस्टर हैं।
फिर आप ये देखो इनको सबको अलग अलग मोटी मोटी बड़ी बड़ी जो है मिनिस्ट्रीज दी हुई है, ठीक है। अब क्या होता है, फिर ये हो गए आपके फर्स्ट रैंकर्स, फिर आते हैं आपके सेकंड क्लास के जो मिनिस्टर्स होंगे, तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट, लेकिन आपके यहाँ पे आगे लिखा होगा इंडिपेंडेंट चार्ज है भाई, आपको क्या है, पूरा इंडिपेंडेंट चार्ज है। जैसे राव इंद्रजीत सिंह यहाँ पे आप लोग देख रहे हो, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन का, इनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है प्लानिंग का। अच्छा इतना ही नहीं, फिर उसके बाद में आते हैं आपकी जितेंद्र सिंह, तो जितेंद्र सिंह को मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, ठीक है। और फिर आते हैं अर्जुन राम मेघवाल जो कि बीकानेर से आते हैं, तो उनको इंडिपेंडेंट चार्ज दिया है अपने मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस का, कि आप मिनिस्ट्री जो है वो लॉ एंड जस्टिस आप संभालिए। एंड किरण रिजिजू, इनको भी इनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट बनाया है। तो ये लोग जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है, ये लोग मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, मतलब सेकेंड रैंक में आ गए आप लोग। अच्छा अब मजेदार बात है कि इन्हीं को कभी कभी कैबिनेट मिनिस्टर को रिपोर्ट करने के लिए भी कहा जा सकता है। जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हैं कि आप लोगों को दिया है इसमें जो है, आप आगे हम लोग देखेंगे उसमें, ठीक है, तो आपको समझ जाएगा। बाकी ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है, तो इसमें राव इंद्रजीत सिंह पक्का कॉर्पोरेट अफेयर्स के लिए किसी के अंडर में काम करेंगे। तो इंडिपेंडेंट चार्ज ये हो गया आप लोगों का, इनको हम लोग में कहेंगे मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। अब आते हैं आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट, सिर्फ स्टेट कहते हैं बट होता है अटैच मिनिस्ट्री। अब इनमें से देखिए आप लोग इसमें से पक्का देखो तो रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे कौन संभाल रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे जो है वो आपके संभाल रहे हैं कौन, अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव के अंडर में दो लोग काम करेंगे, एक है दर्शना जरदोश और दूसरे है राव साहेब दानवे। ये लोग क्या काम करेंगे, ये रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर में काम करेंगे। तो ये अश्विनी वैष्णव को रिपोर्ट करेंगे, ये दोनों अश्विनी वैष्णव को रिपोर्ट करेंगे और अश्विनी वैष्णव फिर आगे प्राइम मिनिस्टर को बताएंगे। तो ये इनका पूरा स्ट्रक्चर है। और मेजॉरिटी ऑफ द मिनिस्टर्स, तो मोटा मोटी अगर हम लोग देखें तो कैबिनेट मिनिस्टर्स आपके संख्या में एक 20 एक पकड़ ले, इधर में 4 हैं आपके, और इसमें बाकी के सारे मिनिस्टर्स जो है तो 20 4 24, और 24 के बाद में जितने भी आप लोगों के लगभग अगर मोटा मोटी हम लोग देखें तो एक 55-56 जो लोग हैं वो सारे के सारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद अटैच्ड मिनिस्ट्री होते हैं। ये देखो लिस्ट आपकी पूरी एकदम खत्म ही नहीं होती है। अच्छा एक आधे व्यक्ति को 2-4 मिनिस्ट्रीज भी दी जा सकती है, तो वो चलते रहता है। तो यहाँ पर जो है वो आपका पूरा सिस्टम है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ये चीज तो एकदम अच्छे से समझ में आ गई है कि ये 3 क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं। अच्छा अब सवाल ये आता है कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर मेंशन है इस तरीके से, आंसर इज नो। कॉन्स्टिट्यूशन ओनली यूजेस वन वर्ड एंड दैट इज कॉल्ड एज द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके अलावा और कोई शब्द यूज नहीं किया जाता है। फिर आती है बात, तो ये कन्वेंशन से हम लोग फॉलो करते हैं, ये हमारा जो भी है वो कन्वेंशन है, ठीक है। फिर आती है बात व्हाट अबाउट स्टेट मिनिस्टर्स, हाउ डू वी क्लासिफाई देम। तो स्टेट मिनिस्टर्स के लिए भी अगर हम लोग जाएं तो यूपी में देखो अभी 403 सीट्स थी, 403 में से लगभग बीजेपी को 266 सीट जो है वो मिलती है, ओके। तो 266 सीट बीजेपी को मिलती है, बीजेपी जो है वो पावर में आ जाता है। अच्छा बीजेपी अब पावर में आ गया है तो क्या होगा, तो ऑब्वियसली उन लोग भी कैबिनेट मिनिस्टर बनाएंगे। तो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स ये सारे के सारे इनके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। तो सबसे ऊपर में चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर के बाद में इसमें आप लोग देखो तो आप लोगों को ये सब कैबिनेट मिनिस्टर मिलेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य डेप्यूटी हैं, बाद में ब्रजेश पाठक, ये वो, इन सबको आप लोगों ने कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, तो उसके लिए आप लोग देखोगे ये अलग अलग आपके मिनिस्ट्रीज हैं और इनमें ये अलग अलग जो है वो आपके मिनिस्टर्स बनाए हुए हैं। फिर आता है मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद अटैच्ड मिनिस्ट्री, तो ये देखो इन लोग जो है वो वापस से तीसरे कैटेगरी के मिनिस्टर्स होंगे जो लोग इस तरीके से रिपोर्ट करेंगे। तो गाइज यही बस मैं आप लोगों को सिखाना चाहता था। आई होप अब आप लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि क्या जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। चलिए अब आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और उसके अंदर के पूरे घटक जो चीजें हैं वो आप लोग सब समझ चुके हैं। तब हम लोग बढ़ते हैं मुख्य मुद्दे की तरफ में कि इनको अपॉइंटमेंट कैसे किया जाता है। अच्छा अब इनके अपॉइंटमेंट को पढ़ने से पहले मुझे ले चलना है आप लोगों को एक बार आर्टिकल नंबर 75 पर, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नंबर 75 जो है ना वो आपकी थोड़ी आंखें खोल देगा। तो वैसे तो हम पिछले वीडियो में भी देख चुके थे कि आर्टिकल नंबर 74 75 क्या थे, लेकिन अब 75 हमको ज्यादा जरूरी है। तो पहला जो है आर्टिकल 75 ये कहता है
क्या कहता है कि द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट एंड अदर मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और बाद में बाकियों को प्रधानमंत्री के रिकमेंडेशन पर। मिनिस्टर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? तो देखो, प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ऐसा है कि जब तक आप कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हो लोकसभा का, लेकिन मिनिस्टर के लिए ऐसा नहीं है। मिनिस्टर भले ही आप लोकसभा में कॉन्फिडेंस एंजॉय कर रहे हो, तुम्हारे पास में 303 मिनिस्टर्स है, लेकिन 2021 में जब रीशफलिंग हुई तो मीनाक्षी लेखी जी, जिनको 2019 में मिनिस्टर बनाया गया था, उनको निकाल दिया। बोले नहीं, अभी आपको नहीं रखेंगे हम, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा काम जो ढंग से चल रहा है। ऐसा मे भी कहा हो, या फिर दूसरे को किसी को मौका देते हैं, ऐसा है। ठीक है, फिर अगली बात है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू हाउस ऑफ द पीपल। ये अगेन एक बार यूपीएससी का PYQ रह चुका है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट। आंसर इज नो। पार्लियामेंट को नहीं, आप राज्यसभा को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल नहीं हो, आप लोग पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबल हो हाउस ऑफ द पीपल, यानी कि लोकसभा। लोकसभा में जब तक तुम्हारी मेजोरिटी है तब तक तुमको कोई हाथ नहीं लगा सकता है। तो लोकसभा में मेजोरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके पहले उनको एक ओथ ऑफ ऑफिस लेनी होती है, और दूसरी जो है इनको एक ओथ ऑफ सीक्रेसी लेनी होती है। बड़ी बात नहीं है। फिर आगे लिखा है कि अ मिनिस्टर हु फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कॉन्सेक्यूटिव मंथ इज नॉट मेंबर, तो उसको इलेक्ट होना पड़ेगा, अदरवाइज यू विल नॉट बी द मिनिस्टर। तो 6 महीने के अंदर अंदर, मान लो अगर किसी को मिनिस्टर बना दिया जाए तो 6 महीने के अंदर अंदर आप इलेक्ट होकर के आइए, अगर नहीं होकर के आए तो आपको निकलना पड़ेगा। ओके, एंड फिर आता है द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट डिटरमिन करेगी। ये आपका आर्टिकल नंबर 75 है। अच्छा, अब इसी आर्टिकल नंबर 75 के 1 में 1A एंड 1B जैसी प्रोविजन जो है वो डाली है। ठीक है, अब हम लोग जो है ये कौन से अमेंडमेंट ने डाली थी? 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट डाली थी, उसको अब हम लोग जरा समझते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आर्टिकल 75 के 1A 1B की प्रोविजन जो है क्या है, उनको थोड़ा सा अच्छे से चर्चा उस पर करते हैं, ताकि आप लोगों को अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर वाला जो पूरा पार्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम लोग चल रहे हैं एंटी डिफेक्शन की दुनिया में। कौन से शेड्यूल में है? शेड्यूल नंबर 10। कब लाया गया था? राजीव गांधी गवर्नमेंट बाद दोबारा लाया गया था। ओके, तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 में क्या था ये? तो हो क्या रहा था? 1967 ईयर याद आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। 1967 से होता यह है कि कांग्रेस गवर्नमेंट या कांग्रेस पार्टी जो है थोड़ी सी बिखरने लगती है। अब तक जो है वो गली से लेकर के दिल्ली तक केवल कांग्रेस का राज हुआ करता था, लेकिन अब दूसरी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी जो है अब उनको चैलेंज करना शुरू करती है। अब कांग्रेस भी अब होमोजीनियस नहीं रही, उसके अंदर में बहुत सारे बदलाव जो है वो होने लगते हैं। और इस समय में हम देखते हैं कि दूसरी गवर्नमेंट बनने लगती है। और किस्सा है हरियाणा का। तो हरियाणा जस्ट नया स्टेट बना हुआ था, और उसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आयाराम। ठीक है, क्या नाम था उनका? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था आयाराम। तो इनका, ठीक है, तो सॉरी, इनका नाम था गया लाल, सॉरी, ठीक है, आयाराम तो मुंह से निकल गया, आयाराम गयालाल नाम से इनका जो है वो नाम था, गयालाल। ये गयालाल नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी और अपना एलिजियंस 2 से 3 बार विद इन 15 डेज चेंज कर दिया। पहले बोले मैं इस सीएम को सपोर्ट करता हूं, बाद में बोले मैं इस सीएम को सपोर्ट करता हूं। अब उधर क्या था कि थिन मेजॉरिटी जो है वो आई हुई थी, और इंडिपेंडेंट का बहुत ज्यादा वहां पे बोलबाला था, तो वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट इलेक्ट होकर के आए हुए थे, और उनके वजह से गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यूअसली चेंज हो रही थी। तो एक बार फिर वहां के जो सीएम है वो उनको जब अपने खेमे में ले आते हैं, तो वो कहते हैं कि अब गयाराम जो है वो आयाराम बन चुका है, और वहीं से प्रथा शुरू होती है आयाराम गयाराम की। इसका मतलब है कि कंटिन्यूअसली यू आर डिफेक्टिंग, जिस पॉलिटिकल पार्टी से या इंडिपेंडेंटली अगर आप इलेक्ट होकर के आए हो, तो आप कंटिन्यूअसली अपनी दल जो है वो बदल रहे हो और पार्टीज को डिस्टेबलाइज करके गवर्नमेंट गिरा रहे हो। सीधा बोलते थे इतने मिनिस्टर मत, तू आ जा, तुम मेरे पॉलिटिकल पार्टी में आ जा, तो को मिनिस्टर बना देंगे। तुम्हारे लोग कितने हैं? तुम्हारे लोग इलेक्ट होकर के टोटल जो है, मतलब टोटल 90 जो है वो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है, और उस 90 की असेंबली की स्ट्रेंथ में आप लोग कह रहे हैं 45 लोगों को हम लोग मिनिस्टर बना देंगे। ऐसे थोड़ी होता है।
तो ये जो है वो चल रहा था। राजीव गांधी गवर्नमेंट लगभग 414 सीटें जीत करके 1984 में आती है, और राजीव गांधी गवर्नमेंट को लगा कि 414 जैसा हम लोग आंकड़ा जीते हैं, पक्का कभी ना कभी कांग्रेस जो है वो डिस्टेबलाइज होगी और गड़बड़ होगी, और मे बी मेरे यहां से लोग टूट करके नई एक आधी पॉलिटिकल पार्टी बना करके मेरी ही बैंड बजाएंगे। तो व्हाट ही डिड, तो दे ब्रॉट एंटी डिफेक्शन लॉ, यानी कि शेड्यूल नंबर 10, जिसमें उन्होंने 4 प्रावधान डाले। ठीक है, 4 प्रावधान डाले। एक कि जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप इलेक्ट होकर के आए हुए हो, ठीक है, अगर उस पॉलिटिकल पार्टी से आप रिजाइन करते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। मतलब आप एमपी नहीं रहोगे। मतलब अगर आप कांग्रेस से इलेक्ट होकर के आए हो और कांग्रेस से अगर आपने रिजाइन कर दिया तो आप ऑटोमेटिकली लोकसभा के मेंबर भी नहीं रहोगे। ठीक है। दूसरा, जिस पॉलिटिकल पार्टी से आप इलेक्ट होकर के आए हो, उन्होंने अगर आपको कोई डायरेक्शन दी हुई है कि आपको एक सर्टेन टाइप से या सर्टेन तरीके से आपको वोट करना है, और अगर आप उस तरीके से वोट नहीं करते हो तो भी आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। कि भाई हम बिल लेकर के आए हैं, इस बिल के लिए ऑलरेडी, तो उसको कहते हैं इशूइंग द व्हिप। व्हिप इशू की गई कि आपको इसी तरीके से वोट करना है, बट आपने उस तरीके से वोट नहीं किया। आपको कहा था हाँ बोलना, लेकिन आपने हाँ नहीं बोला, आपने नो बोल दिया, तो क्या होगा? तो अगेन पॉलिटिकल पार्टी आपको निकाल सकती है कि भाई तुम जब मेरी बात ही नहीं सुन रहे तो मेरे पॉलिटिकल पार्टी में कर क्या रहे हो। फिर तीसरा इन्होंने जो लाया वो था कि अगर कोई इंडिपेंडेंट एमपी और एमएलए अगर इलेक्ट होकर के आता है और बाद में वो अगर पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। कि आप जब लड़े थे इलेक्शन, इंडिपेंडेंट थे, आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी ने सपोर्ट नहीं किया था, इंडिपेंडेंट आए हो, 5 साल इंडिपेंडेंट रहो, बीच में आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं करोगे, और अगर आपने किया तो आपकी जो सदस्यता है वो खारिज कर दी जाएगी। और चौथा इन्होंने कहा कि यूजुअली राज्यसभा जो है उसके अंदर में 12 मेंबर्स नॉमिनेट होते हैं। ये 12 मेंबर जब नॉमिनेट होते हैं तो इनको 6 महीने मिलते हैं कि 6 महीनों के अंदर अंदर यू चूज अ पॉलिटिकल पार्टी, और अगर आप पॉलिटिकल पार्टी 6 महीनों के अंदर चूज नहीं करते हो और 6 महीनों के बाद में एक आधी किसी पॉलिटिकल पार्टी यानी कि 8वें महीने में वगैरह अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हो तो आपको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस लाए ताकि गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल रहे। ठीक है, तो ये सारा जो है वो सिस्टम हो गया आपका। बट अब इसमें स्टिल प्रॉब्लम जो है वो हो रही थी, क्योंकि होलसेल, मतलब अभी आपने क्या कहा, यहाँ पे एक अकेला मेंबर नहीं जा सकता है, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शंस थे कि अगर 1/3 मेंबर तोड़ करके पार्टी गए तो फिर उसको हम लोग स्प्लिट मानेंगे, और अगर स्प्लिट हुआ है तो फिर वो स्प्लिटेड लोग जो है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन हो सकते हैं वगैरह वगैरह, ऐसे थोड़ा सा लेकर के आए। बट इसके बावजूद भी स्टेट लेवल पर, यूनियन लेवल पर हम लोग देखते थे कि डिफेक्शन होलसेल लेवल पर चल ही रहे थे, और इसमें कहते थे कि तुम लोग जितने लोग आओगे उन सबको हम लोग मंत्री बना देंगे। मतलब आपके 543 टोटल जो है वो लोकसभा के मेंबर्स हैं। इनमें से 543 में से मान लीजिए आपकी पॉलिटिकल पार्टी के सब लोग जो है वो 303 लोग हैं। आप लोग कहते हो भाई कि तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, और 250 अगर आप लोगों ने मिनिस्टर बना दिए तो कैसे चलेगा भाई? जहां पर मिनिस्ट्री की जरूरत नहीं है वो भी मिनिस्ट्री आपने क्रिएट कर दी। अटल बिहारी वाजपेयी, इनकी गवर्नमेंट जब आती है तो इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाई जिसको कहते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, जिसने इन सब चीजों को चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? तो 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो क्या करती है, अब अच्छे से सुनिएगा। एक हमने देख लिया ऑलरेडी कि 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक मतलब शेड्यूल नंबर 10 लाया था, और उसी के अलावा इन्होंने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में एंटी डिफेक्शन के प्रावधान जो है वो लाए थे। और 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट के समय में 2002 में लाई जाती है, जिसमें इन्होंने कुछ प्रावधान ऐसे ला दिए कि एक इन्होंने कहा 15% तुम्हारी लोकसभा के या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के स्ट्रेंथ के ही लोग जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पार्ट बन सकते हैं। एकदम सिंपल, फंडा बड़ा सिंपल है, ज्यादा कुछ लोड नहीं है। ठीक है, क्या कहा कि मैक्सिमम मिनिस्टर्स कितने हो सकते हैं? तो तुम्हारे लोकसभा के स्ट्रेंथ के 15%। लोकसभा की स्ट्रेंथ कितनी सर? 543 का 15% निकालिए जरा आप, तो निकल करके आएगा मोटा मोटी एक 81 के करीब में।
तो यूनियन लेवल पर कितने मिनिस्टर्स बन सकते हैं? यूनियन लेवल पर टोटल आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेंगे वो होंगे 81। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने होंगे? तो कोई यूनिफॉर्म आंकड़ा नहीं है, इस पर डिपेंड करता है तुम्हारी जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे महाराष्ट्र 288 है, महाराष्ट्र में जो है वो टोटल एमएलए जो है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 288 है। इसका अगर मैं 15% का आंकड़ा निकालूं तो ये आंकड़ा निकल करके आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली 41 42। तो आप लोग इसका लोअर पकड़ लीजिए 41। मतलब महाराष्ट्र में अगर किसी को मिनिस्टर्स बनाने तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की स्ट्रेंथ कैन नॉट गो मोर देन 41, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इतनी रहेगी। ये सबसे पहले इन्होंने लाया 1A के अंदर में कि भाई ये अपने को चेंज करना होगा कि 15% की स्ट्रेंथ है। अच्छा, मजेदार बात यह है कि अगर यही हम लोग यूनियन टेरिटरीज हैविंग द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो 3 है हमारे पास में, एक है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, दूसरा जो है वो है पुडुचेरी और तीसरा जो है वो है जम्मू एंड कश्मीर, इनकी बात करें तो इनके लिए सिर्फ 10% का ही आंकड़ा है। तो अरविंद केजरीवाल कई बार इस चीज को लेकर के रोते हैं कि हमारे पास में जो है वो 70 एमएलएज हैं लेकिन मिनिस्टर 7 ही बन सकते हैं, उसमें से एक तो खुद सीएम होंगे, क्योंकि ये जो आंकड़ा आप लोगों का आया हुआ है वो इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर है, इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर है, अगेन इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर है। तो ये कहता है कि भाई ये तो गलत है, 7 ही लोग हम लोग बन पा रहे, 6 लोग, मतलब देखिए इनके पास 67 एमएलएस थे, 67 एमएलए, अब की बार वो थोड़े 63 हो गए हैं, लेकिन 67 एमएलए सोचिए कि कहीं तो जाकर के, मतलब इतने एमएलए हैं आपके पास में, इनमें से सिर्फ 7 लोग मिनिस्टर्स बन सकते, बाकी सब लोगों को ऐसे ही बैठना पड़ेगा। दुखी होते थे लोग, क्या करें क्या नहीं करें, उसके लिए फिर उन्होंने जुगाड़ निकालते, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक हो गया था बाद में। एनीवेज, ये 15% का पहला अमेंडमेंट जो है वो 91st का समझ में आया होगा। और दूसरा सर उन्होंने एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट क्या निकाला, उन्होंने कहा कि अगर किसी व्यक्ति को शेड्यूल 10 के एंटी डिफेक्शन प्रोविजंस के बेसिस पर अगर डिस्क्वालीफाई किया गया है तो जब तक लोकसभा की लाइफ है तब तक वो पर्सन को आप मिनिस्टर नहीं बना सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब समझिए जरा अच्छे से, मैं क्या कह रहा हूं कि एक आधा व्यक्ति है, उसको शेड्यूल 10 के अंदर में, बिकॉज उसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ दी थी, उसने पॉलिटिकल पार्टी छोड़ी तो उसको निकाल दिया, ये XYZ पर्सन को निकाल दिया, लेकिन जो अभी जो है वो सत्ता में है या फिर सत्ता में आने वाला है, वो बोलता है कि तू मेरे साथ में आ जा, तुझे मिनिस्टर बना देंगे, और बाद में जो है वो 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्ट हो जाना, क्योंकि ये तो आपके पास में पावर है। ठीक है, तो इधर में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने सीधा कह दिया, भाई तुमको अगर एक बार निकाल दिया, डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो जब तक तुम्हारी लोकसभा का टेन्योर पूरा नहीं होता तब तक तुमको मिनिस्टर नहीं बना पाएंगे। ये वाली बात जो है इन्होंने 1B के अंदर में लिख दी। तो गाइज यही आर्टिकल 75 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा है जो मुझे आपको समझाना था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाला मुद्दा जो है समझ गया होगा। बाकी मिनिस्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं? मिनिस्टर्स अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मेंबर्स होने चाहिए आप या तो लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, जरूरी नहीं कि लोकसभा के ही हो, लोकसभा राज्यसभा कहीं से भी हो सकते हो। अच्छा, अगर आप लोकसभा या राज्यसभा दोनों के मेंबर नहीं हो तो आपको अपॉइंट किया जा सकता है, बट 6 महीने के अंदर अंदर आपको कहीं का तो मेंबर बनना पड़ेगा। एस जयशंकर साहब इस बार के टेन्योर में, वो पहले फॉरेन सेक्रेटरी हुआ करते थे, बाद में इनको कहा कि भाई आप आओ और हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो संभालो, तो इनको ये काम जो है वो दे दिया। ठीक है, अब इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि मिनिस्टर हु इज अ मेंबर ऑफ वन हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, तो मिनिस्टर्स को एक बहुत जबरदस्त राइट मिलता है। और ये राइट क्या है कि अगर तुम एक हाउस के अगर मिनिस्टर, मतलब एक हाउस के अगर तुम मेंबर हो बट तुम मिनिस्टर हो, तो तुम दूसरे हाउस में भी जा सकते हो। तो यूजुअली क्या होता है, यूजुअली जो लोकसभा से इलेक्ट होकर के आए हैं ना, उनको अगर कोई भी बातें करनी है ना, तो उन लोग लोकसभा में ही बातें करते हैं कि हाँ यहीं बैठेंगे, यहीं चर्चाएं करेंगे, यहीं पर जो है वो गवर्नमेंट को गालियां देंगे या फिर गवर्नमेंट अपनी शेखी बगाड़ेगा। और जो राज्यसभा के मेंबर है उन लोग वो रोज रोज उन्हीं बेंचेस पर जाकर के जो अपना बैठने वाले हैं। बट अगर आप मिनिस्टर बन जाते हो तो मिनिस्टर बनने के बाद में आप क्या कर सकते हो, यू कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ लोकसभा या राज्यसभा, जहां बैठने वहां बैठो। इसलिए हम लोग देखते हैं कि अमित शाह जी जो हैं वो कभी कभी आपको राज्यसभा में आते हुए मिलेंगे, प्रधानमंत्री जो है कभी राज्यसभा में आते हुए मिलेंगे, कोई कोई मंत्री जो है वो आपको दूसरे हाउस में आपको मिलेगा।
ये सब क्यों है? बिकॉज सिंपल सा फंडा है इसके पीछे कि मिनिस्टर हैज दिस राइट दैट ही और शी कैन टेक पार्ट इनटू एनी ऑफ द हाउसेस प्रोसीडिंग, बट ऑब्वियसली वोट करने का हक उनको नहीं होता है। वोट आप कहां करोगे? वोट वहीं करोगे जहां के आप मेंबर हो। मतलब अगर अमित शाह जो है वो राज्यसभा में जाते भी हैं तो आप आर्टिकल 370 निकालने के लिए वहां बातें कर सकते हो, लेकिन आर्टिकल 370 को निकालने के लिए आप वोट नहीं कर सकते हो। वोट करने के लिए आपको यहीं पर लोकसभा के अंदर में ही आना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके अपॉइंटमेंट ऑफ मिनिस्टर को लेकर के बातें हैं। नेक्स्ट जो है वो ओथ है। तो ओथ तो देखिए भाई बड़ी सिंपल है कि आपको 2 ओथ जो है वो लेनी है एंड डोंट नीड टू गो इनटू द डिटेल्स। ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी है, 2 ओथ आपको लेनी पड़ेगी। फिर हम लोग अब 2-3 कंसेप्ट सीखेंगे। एक है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और तीसरा है लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें से जो तीसरा कंसेप्ट है ना वो बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है और कई बार जो है मुझे इसको लेकर के डाउट भी बच्चों ने पूछे हैं कि सर ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला क्या पूरा का पूरा मामला है। तो सुनिए, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का क्या मतलब होता है? तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है दे स्विम टुगेदर, तैरे तो तैरेंगे साथ में, एंड दे सिंक टुगेदर मतलब डूबे तो एक साथ डूबेंगे। अगर लोकसभा में आपके अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाए तो सारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गिर पड़ेगा, सभी लोगों को रिजाइन करना पड़ेगा। प्राइम मिनिस्टर तो करेंगे ही करेंगे, तुमको भी सबको साथ में एक साथ में करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें से राज्यसभा वाले बोल सकते हैं कि भाई हम लोग क्यों रिजाइन करें, राज्यसभा में हम लोग तो परमानेंट लोग हैं, हम लोग क्यों रिजाइन करेंगे, हम लोग रहेंगे। तो भाई लोकसभा के हो राज्यसभा के हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम्हारे प्रधानमंत्री ने रिजाइन किया है तुम लोग सब एक साथ में गिरोगे ही। दैट इज कॉल्ड एज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, दूसरी एक और बात होती है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ऑलवेज 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 एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी, ये मैं कई बार बता चुका हूं। जब भी एमसीक्यू सामने आता है लोग बोलते हैं एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लार्जर पब्लिक, दैट इज कॉल्ड एज डेमोक्रेसी। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इज when your executive is responsible to legislature, यानी कि your parliament। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आपके अगेंस्ट में आया है तो सबको रिजाइन करना पड़ेगा, बात खत्म। ठीक है, तो यही है आपका प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसी में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का ये मतलब होता है कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, इन्होंने अगर कोई डिसीजन ली थी, बंद कमरों में अगर कोई डिसीजन अगर आपने ली थी तो आपको इसको बाहर आकर के सपोर्ट भी करना पड़ेगा, और अगर नहीं सपोर्ट कर सकते तो रिजाइन करो। और ऐसा हुआ भी है, मैं आपको 1, 2, 3 और 4 इंस्टेंसेस सुना सकता हूं जहां पे ऐसा हुआ है। अब होता है, डेमोक्रेसी का ही तो नाम है, डेमोक्रेसी में ऐसा तो होगा ही, डेमोक्रेसी में डिसेंट तो होगा ही, हर कोई जो है एग्री नहीं करेगा। तो होता क्या है कि हिंदू कोड बिल जो है 1954 के पीरियड में जो है वो लाया जाता है। तो हिंदू कोड बिल को लेकर के डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर बहुत ज्यादा पुश कर रहे थे कि नहीं, सभी भारतीयों को हिंदू कोड बिल जो है मिलना चाहिए, और ये खास करके महिलाओं के संरक्षण के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन क्या होता है, ऑब्वियसली नेहरू जो है वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं, बैकफुट पर आ जाते हैं। एक मतलब कहीं कहीं पर उनकी हार हो जाती है इलेक्शन में, और दूसरा जो उस समय में हिंदूवादी संगठन थे उन लोग कह रहे थे कि भाई आप तो हमारा धर्म भ्रष्ट कर रहे हो करके, ठीक है, और ये अंबेडकर जो है वो गलत कर रहे हैं। तो इनके दबाव में आकर के ये इनका जो पेस था वो काफी स्लो था। अंबेडकर साहब बोले कि आई डोंट थिंक आई कैन एग्री विद यू गाइस, सो आई एम रिजाइनिंग, और उन्होंने फिर 1954 में मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया। वो कहे कि मैं आई डोंट, बिकॉज कैसा है, अगर एक बार आपने डिसीजन ले ली तो उस डिसीजन को जाकर के बाद में पब्लिक में भी आपको डिफेंड करना है। आप नहीं बोल सकते कि हाँ मैं वहां पे मैंने उधर तो मैंने मना कर दिया था लेकिन पब्लिक में आकर के वापस मैं मना कर रहा हूं, ऐसा नहीं चलेगा। आपको जो भी चीज होगी, जिस भी चीज को लेकर के, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसका बताता हूं, ठीक है। तो मान लीजिए अभी क्या हो रहा होगा कि प्रधानमंत्री ने जो बैठक बुलाई होगी और उस समय में हरसिमरत कौर जो है वो मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन इंडस्ट्री, ठीक है, तो शिरोमणि अकाली दल जो कि बीजेपी के एक एलाय हैं पंजाब से, तो उनकी एक मिनिस्टर जो है वो आई हुई होंगी। प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे बोला होगा कि हम लोगों को 3 फार्म बिल्स जो है वो लाने हैं। 3 फार्म बिल्स आप लोगों ने सुना, पता नहीं सुना है नहीं सुना है तो बता दूं, 2020 के पीरियड में 3 फार्म बिल्स जो है वो लाए गए थे।
एक का नाम था फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, दूसरा था फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑफ प्राइस एश्योरेंस फार्म सर्विस बिल एंड एसेंशियल कमोडिटीज बिल। ये कुछ कुछ चेंजेस करने वाले थे, जैसे कि अब जो है वो एग्री बिजनेसेस को स्टॉक होल्डिंग आप लोग अलाउ करने वाले थे इसके थ्रू, ठीक है। एक लीगल फ्रेमवर्क जो है वो आप लोग देने वाले थे जिससे आप लोग कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के अंदर में आप लोग एंटर कर पाओ, और मोनोपोली जो गवर्नमेंट की जो थी वो आप लोग जो ब्रेक कर सकते। तो इस तरीके से आप लोग जो वो सारा सिस्टम जो लेकर के आए थे। और ये बिल जब लेकर के आने की बात हुई होगी तो उस समय में सब लोगों ने एग्री किया होगा, बट कुछ लोगों ने अपोज किया होगा, एंड वन ऑफ द ओपोजिशन मेंबर वुड बी हरसिमरत कौर जी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आई कैन नॉट सपोर्ट दिस, पंजाब में बिल्कुल इसमें तो हो हल्ला मचने वाला है, तो मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। लेकिन बाकी सब ने कंसेंसस से इसको, बाकी सब ने मेजोरिटी से इसको एग्री कर लिया, और मेजोरिटी ने एग्री कर लिया तो बिल लाया हमने, अब बिल ला करके हमने बिल पास भी किया। लेकिन उसी समय में हरसिमरत कौर जी जो है वो रिजाइन करती हैं, ये कहती कि आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ इट, और मैं पब्लिक में आकर के इसको डिफेंड नहीं कर सकती। कैबिनेट में मैंने इसको मना किया था लेकिन नहीं बात मानी, तो अब आई कैन नॉट डिफेंड इट पब्लिकली। सिमिलर थिंग हैपेंड विद सीडी देशमुख साहब ऑल्सो, महाराष्ट्र के बहुत बड़े नेता थे। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ महाराष्ट्र चल रहा था, तो महाराष्ट्र उस समय में क्या है कि आज का गुजरात, आज का मुंबई और आज का जो महाराष्ट्र वाला पार्ट है, और कुछ कुछ महाराष्ट्र का पार्ट हमारे पास में नहीं था, तो उसको लेकर के रीऑर्गेनाइजेशन की जब बात हो रही थी तो सीडी देशमुख साहब जो है उन्होंने, तो उसमें बात चल रही थी कि बॉम्बे को, यानी कि जो मुंबई है उसको यूनियन टेरिटरी बनाओ, क्योंकि उसमें मारवाड़ी, गुजराती और मराठी तीनों पब्लिक रहता है, तो उसको आप महाराष्ट्र को नहीं दे सकते, उसको यूनियन टेरिटरी बनाओ। तो ये चीज के अगेंस्ट में सीडी देशमुख जब उस समय में मिनिस्टर थे तो उन्होंने रिजाइन कर दिया, बोले ये मुझे नहीं जमेगा कि हम लोग बॉम्बे, उस समय का आज का मुंबई, उसको हम नहीं छोड़ सकते ऐसे। और फिर तीसरा ऐसा ही इंस्टेंस, तीसरे मतलब मल्टीपल इंस्टेंस है, उसमें से एक वन ऑफ द इंस्टेंस जो कि काफी फेमस है, आरिफ मोहम्मद खान, जो कि अभी केरला के गवर्नर हैं। तो राजीव गांधी गवर्नमेंट पावर में आई थी 1984 में, पावर में आने के बाद में फिर शाहबानो केस हो गया। शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तुम्हारे पर्सनल लॉज नहीं लगेंगे, रादर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर में सेक्शन 125 के अंदर में आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, मुस्लिम्स को कहा था। तब बहुत सारे मुस्लिम जो है उन लोग अगेंस्ट में आ गए कि नहीं नहीं, ऐसे तो आप लोग हमारा शरिया लॉ जो है वो खत्म कर दोगे। तो शाहबानो की ये जो जजमेंट थी इसके अगेंस्ट में बहुत सारे लोगों ने प्रोटेस्ट किया। पहले तो राजीव गांधी बने रहे कि नहीं नहीं हम तो देखेंगे, लेकिन बाद में जब इलेक्शन में थोड़ी सी आपकी विक्ट्रीज जब कम होते हुए आपको दिखी तो फिर ये तो प्रेशर में आ गए और उन्होंने एक बिल लाया जिसका नाम था मुस्लिम वुमन राइट्स, मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट। और ये प्रोटेक्शन नहीं कर रहा था, ये उल्टा काम कर रहा था। ये जो अब प्रोग्रेसिव जजमेंट जो शाहबानो केस में जो दी हुई थी उसको नलीफाई कर रहा है, अब मुस्लिम्स को बोल रहा है नहीं शरिया लॉ के हिसाब से ही काम होगा। तो उस समय में आरिफ मोहम्मद खान जो कि एक प्रोग्रेसिव मुस्लिम थे, उन्होंने कहा कि ये जो जजमेंट आई है ये हमारे देश के लिए बहुत अच्छी जजमेंट है, इससे हमारे मुस्लिम जब तक शरिया लॉ में पीछे रहे हुए हैं, ट्रिपल तलाक जैसी चीजें हो रही हैं, ये गलत चीजें हैं, ये जो एलिमनी की जो हम लोग कम दे रहे हैं वो गलत चीज है, तो ये सुधार हो रहा है और आप इसको मत, ये वाला बिल मत लाइए। लेकिन जब ये बिल लाया गया तो फिर उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो इस तरीके से अगर आपका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है देन यू शुड नॉट बी मेंबर ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर आपने उस वजह से रिजाइन कर देना चाहिए। तो इस तरीके से उन्होंने फिर रिजाइन भी किया था। अच्छा, ये तो हो गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। दूसरा आता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अगर आपको लगे कि आप जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहे तो आपको मिनिस्टरशिप से हटाया जा सकता है, या फिर आपने जब वो करप्शन किया हुआ है तो कोल के स्कैम में बहुत बड़ा हाथ था डीएमके के ए राजा का, और मीनाक्षी लेखी जी को मोस्टली परफॉर्मेंस के बेसिस पे, उसके कोई पुख्ता खबर तो नहीं, लेकिन कि भाई तुम्हारा परफॉर्मेंस जिस तरह मुझे चाहिए वैसा नहीं है, तो इंडिविजुअली भी तुम अपने एक्ट के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल, उसमें फिर पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। जैसे अभी आप लोग प्रज्वल रेवन्ना के बारे में सुन रहे होंगे, अगर वो मिनिस्टर होते थे तो उनके जो उन्होंने पॉर्न वीडियो जो बनाए वो उन्होंने अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में बनाए, थोड़ी ना इसका मतलब है कि पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको सपोर्ट करता है। तो ऐसे में ऐसे मिनिस्टर को निकाला जा सकता है, या तो उनको कहा जा सकता है कि आप रेजिग्नेशन दे दो, और अगर बंदा बोले कि नहीं मुझे रेजिग्नेशन नहीं देना है तो फिर उनको कंपल्सरली फिर प्रेसिडेंट को कहा जा सकता है कि इसको निकालो भाई, बिकॉज यू होल्ड ऑफिस ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट खत्म मतलब बात खत्म, सीधा सा एकदम सिंपल सा कंसेप्ट है ये, ठीक है, नथिंग मच टू टीच हियर। फिर आता है अपना अगला मुद्दा, और जो अगला मुद्दा है
वो है नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी का। बहुत शानदार कंसेप्ट है, मजेदार कंसेप्ट, सुनिएगा जरा। व्हाट इज नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी? तो होता क्या है, हम लोग ब्रिटेन में चलते हैं, तो ब्रिटेन में ना एक डॉक्ट्रिन काम करती है जिसका नाम है द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ओके, द किंग कैन डू नो रॉन्ग। अच्छा, ये ब्रिटेन में ही नहीं, ब्रिटेन से कुछ ज्यादा ही इंस्पायर्ड है डच लोग, और ये डच लोग आज के फिलहाल जो बेल्जियम वाला जो पार्ट है वहां पे रहता है, तो बेल्जियम में भी कुछ ऐसा ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे जो दिखा रहा हूँ ये थोड़ा सा डच लैंग्वेज में लिखा हुआ है, तो इसमें बस आपको मैं दो चीजें दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो डच के जो किंग है उन्होंने साइन किया है इस एक्ट पर, जो भी इनका साइन है कि ये एक आधा कोई एक्ट आया हो, उस एक्ट पर इन्होंने साइन किया है। और इसी एक्ट पर आप लोग अगर देखोगे तो एक यहाँ के मिनिस्टर ऑफ कल्चर जो है उन्होंने दूसरा साइन किया है। इसको हम लोग कहते हैं काउंटर साइनिंग। व्हाट डू वी कॉल इट? काउंटर साइनिंग। ये क्यों किया जाता है? क्योंकि उनके कंट्रीज में ये रूल है या फिर एक ऐसी डॉक्ट्रिन है, ऐसा प्रिंसिपल है कि द किंग कैन डू नो रॉन्ग। ये पहले से ही डॉक्ट्रिन चलते आ रही है, क्योंकि पहले से उन लोग कहते थे कि किंग जो है वो डिवाइन इन द ओरिजिन है, कि भगवान ने उसको भेजा है और भगवान को दर्शाता है, और तो किंग कैसे कोई चीज जो है वो गलत कर सकता है। तो क्या हो, तो किंग जो है वो अगर किसी एक्ट पर साइन करे तो इट विल ऑलवेज बी काउंटर साइन बाय द मिनिस्टर, और अगर कल को ये केस कोर्ट में जाता है तो कोर्ट जो है वो जो भी समन्स वगैरह भेजेगा या जो भी इलीगैलिटी जब बोलेगा तो वो इलीगैलिटी इनके नाम पर जाएगा, इनके नाम पे कुछ नहीं जाएगा। मतलब यू विल ऑलवेज हैव टू, मतलब मिनिस्टर जो है उनकी एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट अपने इंडिया में ऐसा कोई काउंटर साइनिंग नहीं होता है। अपने इंडिया में प्रेसिडेंट जो है वो सिंपली साइन करते हैं, और प्रेसिडेंट ने साइन करने के बाद में प्रेसिडेंट के ही नाम पर जो अगर आपको केस बनाना है तो वो यूनियन ऑफ इंडिया के नाम पर आपका बन भी जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पे मिनिस्टर्स की कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज सच नहीं है। ठीक है, तो आई होप ये वाला कंसेप्ट जो है वो सबको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज काउंटर साइनिंग। वी डोंट नीड टू साइन एनीथिंग, हमारे मिनिस्टर्स नहीं करते, इसलिए हम लोग उसको नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। बाकी रोल ऑफ कैबिनेट सिंपल है, मतलब बहुत सारे रोल आपके लक्ष्मीकांत में दिए हैं, बट हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग है, और वही बातें वापस कर रहे हैं। चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, फिर अगेन एडवाइजरी बॉडी है टू द प्रेसिडेंट, बट एडवाइस इज बाइंडिंग ऑन हिम। ठीक है, फिर उसके बाद इट एक्सरसाइजेज द कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट एंड ऑल, ये सब इनका रोल है, यही काम होता है। ये मेजर डिसीजन जो भी गवर्नमेंट की लेनी है सब लोग साथ में इन लोग मिलकर के लेते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका कैबिनेट, मतलब ये तो हो गया आपका पूरा मिनिस्ट्री के बारे में। ठीक है, अब जो है वो मोटा मोटी अगर आप लोग देखोगे तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक मैंने आपको जो फर्क नहीं समझा था मैं बताता हूँ। कभी कभी आप लोग सुनोगे कि आज प्रधानमंत्री ने कैबिनेट की मीटिंग बुलवाई है, इसका मतलब क्या हुआ? आज प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, इसका मतलब जो 20 मेंबर्स जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो ही आएंगे। मिनिस्टर ऑफ स्टेट में मान लीजिए आपके 81 जो है वो सॉरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके अंदर में आपके 81 लोग हैं, इसमें से एक प्राइम मिनिस्टर है और 80 जो है आपके मिनिस्टर है। कैबिनेट मिनिस्टर आपके 20 है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज ये आपके 4 हैं। ओके, एंड देन बाकी की जो भी बचे हुए हैं वो है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद अटैच्ड मिनिस्ट्री, और ये फिर आपके सीधी सी बात है कि लगभग जो है वो 56 लोग होंगे, तो ये 56 लोग हैं। ओके, तो न्यूज को बहुत ध्यान से सुनिए। जब कहा कि आज सिर्फ कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, इसका मतलब सिर्फ यही लोग गए थे, और जब कहा जाए कि आज हमारे मंत्रिमंडल की बैठक हुई यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बैठक हुई, इसका मतलब ये सारे लोग गए थे। ठीक है, इसका मतलब है ये सारे लोग गए थे। अब देखो इसमें भी अब आप खुद ही सोचो ना कि रोज रोज जो है वो आप काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बुलाओगे, 81 लोग, कितने होते हैं 81 लोग? 81 लोग एक क्लासरूम में बैठ जाए तो पूरी क्लास भर जाती है। अब इतने सारे लोग अगर आकर के किसी चीज पे चर्चा करने की कोशिश करते तो चर्चा हो भी ना पाए यार। इसलिए मेजॉरिटी ऑफ द टाइम इन लोग कैबिनेट मीटिंग बुलाते हैं कि भाई 20 लोग आए। कभी कभी तो आप इन 20 लोगों से भी परेशान रहते हो कि भाई इतने 20 लोग क्या करेंगे, तो एक और इसका सॉल्यूशन है जिसको कहा जाता है कैबिनेट कमिटीज। और ये कैबिनेट कमिटी जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है बनाते हैं, तो इन पर हम लोग आएंगे थोड़ी देर बाद में। तो कैबिनेट कमिटीज जिसमें यूजुअली आप लोग 5-6 मेंबर्स ही देखोगे, ये 5-6 मेंबर्स ही डिसीजन लेते हैं। बट प्रधानमंत्री जरूरी नहीं कि हर बार जो है वो कैबिनेट मिनिस्टर्स या अपने मिनिस्टर ऑफ स्टेट से ही चर्चा करे। प्रधानमंत्री कभी कभी जो नॉन ऑफिशियल जो लोग होते हैं ना उनसे भी कभी कभी चर्चा करते हैं, कि अपने जो क्लोजेस्ट फ्रेंड है या कोई बच्चा हो सकता है अपना, उनसे भी कभी कभी चर्चा करते हो।
और ऐसे कैबिनेट को कहा जाता है किचन कैबिनेट, कभी आप लोग उसको कहो तो कह सकते हो इनर कैबिनेट, और आपको किसी नाम से जानना है तो वो भी आप लोग जान सकते हो। तो दिस इज नॉन ऑफिशियल। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ भी करता था। तो अब हम लोग जिस बारे में बात करने वाले वो है किचन कैबिनेट। तो किचन कैबिनेट क्या है, तो सुनिए, आपके कुछ क्लोज कॉन्फिडेंट लोग होते हैं, जैसे इंदिरा गांधी जी के समय में उनके लिए संजय गांधी बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उन्होंने अपना तीसरा पुत्र जिनको कहा था, तो इंदिरा गांधी जी के ऑलरेडी 2 पुत्र थे, एक राजीव गांधी, एक संजय गांधी, और जिनको तीसरा पुत्र कहा था वो कमलनाथ। तो एक कमलनाथ, संजय गांधी, और इन लोग जो है दे वर क्लोज कॉन्फिडेंट एंड दे यूज्ड टू टेल इंदिरा गांधी जी कि जब 1975 से 77 के बीच में जब इमरजेंसी लगी थी तब क्या करना है अपने को। तो ऐसे लोगों का जो नॉन ऑफिशियल या अनऑफिशियल प्राइवेट एडवाइजर्स होते हैं पॉलिटिकल लीडर को, उनको हम लोग कहते हैं किचन कैबिनेट। और ऐसा हम लोग हर के गवर्नमेंट में देखते हैं। ऐसा अटल बिहारी वाजपेयी जी के भी किस्से में था। जैसे उनके लिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए अडवाणी थे, दूसरा उनके लिए प्रमोद महाजन थे, और इनमें सबसे पावरफुल आदमी थे ब्रजेश मिश्र, जो कि पार्ट ही नहीं थे कैबिनेट के, बट स्टिल ही यूज्ड टू इन्फ्लुएंस द डिसीजन। मनमोहन सिंह जी के किस्से में हम लोग देख सकते हैं। सोनिया गांधी जी, ऑब्वियसली शी वाज नॉट होल्डिंग एनी काइंड ऑफ मिनिस्ट्री, बट डिस्पाइट दैट ओके शी यूज्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग। तो वो जो है हम लोग इनको कहते हैं फिर किचन कैबिनेट, जो लोग थोड़े इनर सर्कल में आपके आते हैं। ओके तो गाइज यहाँ पर हमारा पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो पार्ट है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक और मुद्दा सिखाऊंगा जिसको हम कहते हैं कैबिनेट कमिटीज। और ये कैबिनेट कमिटीज का गठन क्यों करोगे, तो कैबिनेट कमिटीज क्या है, तो एक तो आप समझ के लो कि देखो जो भी आपकी कमिटीज होती हैं, कमिटीज जो होती हैं इनको आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। एक मतलब इनको हम लोग कहते हैं एडहॉक कमिटी बनाना। एडहॉक का मतलब होता है कि आप लोग टेम्पररी कमिटी बना रहे हो, और दूसरी आप लोग जो है वो स्टैंडिंग कमिटी जो है बनाते हो। और स्टैंडिंग कमिटी जो है इसका जो मतलब बनता है, इसको हम लोग कहेंगे कि ये आपकी एक आधी परमानेंट कमिटी है। ठीक है, स्टैंडिंग कमिटी, परमानेंट कमिटी। कमिटी जरूरी नहीं है कि एक किसी ऑर्गन की हो, कमिटी जो है वो मल्टीपल ऑर्गन्स की भी बनती है। जैसे कि हमारे यहाँ पर लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। तो जो लेजिस्लेटिव कमिटीज हमारी जो बनती हैं इनको हम कहते हैं पार्लियामेंटरी कमिटीज। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमिटीज। ये पार्लियामेंट्री कमिटीज कैन अगेन बी ऑफ 2 टाइप। सिमिलरली एग्जीक्यूटिव की जो कमिटी होगी, इन एग्जीक्यूटिव की कमिटीज को हम लोग कहते हैं, ठीक है, कैबिनेट कमिटी। तो एकदम बहुत ढंग से समझ लो इस चीज को। जब जब कहा जा रहा है कि भाई कैबिनेट कमेटी की मीटिंग हो रही है, इसका मतलब है एग्जीक्यूटिव लोग मिल रहे हैं। जब जब कह रहे हो पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग हो रही है, इसका मतलब है लेजिस्लेचर। और कभी कभी जुडिशरी खुद की भी अलग कमेटी जो है बनाती है। तो अब हम लोग जिस चीज को समझने जा रहे हैं उसका नाम है, उसका नाम है कैबिनेट कमेटी। तो कैबिनेट कमेटी में अगेन स्टैंडिंग कमेटी, एडहॉक कमेटी के 2 टाइप हो सकते हैं। दे आर परमानेंट एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हमारे देश में हमारे प्राइम मिनिस्टर को ये पावर है कि जैसे भी आपको लगे कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड रिक्वायरमेंट, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट कमिटीज बना सकते हैं। दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, इसका मतलब है उनका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं जिक्र नहीं है। लेट मी टेल यू, एटलीस्ट कुछ कुछ पार्लियामेंट्री कमिटीज का आपको जिक्र तो भी मिलेगा, कैबिनेट कमिटीज का तो कोई जिक्र नहीं मिलता है। तो दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, और रूल्स ऑफ बिजनेस में उनको डिफाइन किया हुआ है कि आप कैसे बनोगे कैसे नहीं बनोगे। ठीक है, एंड दे आर मोस्टली हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, और कुछ कुछ केसेस में बाकी लोग भी उसको हेड जो है वो कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज सीधी सी बात है, पूरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कितने लोगों का? 81 लोगों का। कैबिनेट मिनिस्टर को भी अगर आप बुलाएं तो 20 लोग हैं। अगर आप लोगों से रोज रोज ये ना हो तो 5-6 लोग आकर के मिल करके हम लोग एक कमेटी पे डिसीजन ले, उसको हम लोग कहेंगे कैबिनेट कमेटी। और ऐसी जो है वो हमारे इंडिया के अंदर में 2019 से, ठीक है, एट प्रेजेंट सिंस 2019 हमारे पास में 8 जो है वो कैबिनेट कमिटीज है, जिसमें से आप लोग इसका नाम तो बार बार सुनते भी होंगे, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। कि जब भी कोई एमएसपी बढ़ाया जाता है, डिक्लेयर किया जाता है, वो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स उसको अप्रूव करता है। तो आप लोग सुनोगे कि आज कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई, आज अपॉइंटमेंट कमेटी, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जितनी भी बड़ी बड़ी अपॉइंटमेंट्स करनी है हमको वो किसके नाम पे होगी, मतलब कौन वो करेगी? अपॉइंटमेंट कमेटी।
कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन अकोमोडेशन, किसको दिल्ली में घर मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ एंड कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। तो इस तरीके से कुछ हमारी कैबिनेट कमेटीज भी हैं जो 2019 में बनाई गई थी। ठीक है, पहले ये 6 ही हुआ करती थी, लेकिन बाद में फिर मोदी जी की जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने 2 जो है वो और बना दी। तो गाइस इस वीडियो में हम लोगों ने कैबिनेट कमेटी से लेकर के बाकी सब मुद्दे जो है वो एकदम डिटेल में कवर किए और मेजरली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में हम लोगों ने कवर किया। अब हम लोग चलते हैं अपने मुख्य मुद्दे की तरफ में, और मुख्य मुद्दा जो था वो ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है 2022 का, इसका उत्तर क्या है अभी हमको निकालना तो है अभी तक। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्लासिफाइज द मिनिस्टर्स इनटू 4 रैंक्स। तो उत्तर गलत है, ये जो है वो एज पर रूल्स एंड कन्वेंशंस होता है, कहीं पर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ भी नहीं बोला है कैबिनेट मिनिस्टर ऑफ स्टेट वगैरह के बारे में। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर शैल नॉट एक्सीड 15% ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। ये वाला स्टेटमेंट सही है। आपको याद होगा 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल नंबर 75 के 1B में ये वाला चेंज जो है वो किया था। ठीक है, तो उत्तर आपका जो आएगा वो होगा बी, दैट इज 2 ओनली। बाकी गाइस अभी आपने जो भी देखा ये तो सिर्फ एक झरोका है। बाकी अगर आप लोगों को इसी के बारे में और कुछ ऐसे ही और टॉप नॉच लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो हमारे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए। हमारे मल्टीपल ऑफर्स चल रहे हैं, बिल्कुल आप लोग इन सब ऑफर्स को जब वो पा पाओगे। हमारी सीसैट की बैच भी लॉन्च हो रही है, तो अगर आप लोग 1999 में सीसैट देखो, अभी मैं तो बार बार कह रहा हूं आपको भाई सीसैट का बहुत ज्यादा जोर रखो, दबा करके सीसैट जब वो करो। तो सीसैट के लिए मधुकर कोटवे सर की बैच है, बहुत बेस्ट बैच है। 1 रुपए के अंदर, केवल और केवल 1 रुपए के अंदर आप लोग जो है वो ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज अनअकैडमी की ले सकते हो। लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, जरूर इसे जो है वो ज्वाइन कीजिए। बाकी हमारी ऑल इंडिया प्रीलिम्स मॉक टेस्ट इस 26 को, ठीक है, और 29 को 2 दिनों में है, तो इन दोनों दिनों में आप लोग जो दीजिएगा। 26 को तो दीजिए ही दीजिए, 29 की भी दीजिए। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा ऑफर चल रहा है 30,000 का, ये आप लोगों को मिल पाएगा ऑन कोड अरविंदा। ठीक है, तो 15 महीने का सब्सक्रिप्शन बेसिक एंड एडवांस के साथ में तैयारी सिर्फ यहीं पर होगी। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस वीडियो लेक्चर। मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगा पार्लियामेंट के चैप्टर के साथ में। और लाइक और कमेंट करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागिए मत। जय हिंद, जय भारत।